नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। मित्रों, साथियों, भाइयों और बहनों, आज पूरे भारत में कोविड-19 का टीकाकरण 10:30 बजे देश के पंतप्रधान मोदी शुरू करने जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष में पूरे भारत को इस कोविड नामक बीमारी ने हिला दिया। यही नहीं, पूरा विश्व इस कोविड से संक्रमित होके इस प्रकार से ठप हो गया कि सारी अर्थव्यवस्था, विश्व की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। भारत में भी इसके बहुत ही बुरे नतीजे रहे। बहुत सारे लोग बीमार हुए और धीरे धीरे लोगों में इसके लिए इम्यूनिटी भी निर्माण होते गई और संख्या अब काफ़ी कम हो गई है। कोविड से संक्रमित लोग आज बहुत ही कम है भारत में। विश्व में कई अन्य जगह उसके इस बीमारी के, कोविड के दूसरे जो ट्रेस कहते हैं वो दिखाई देने लगे हैं। भारत में भी वहाँ से कुछ लोग आए हैं दूसरे देशों से और उनमें भी वो ट्रेस पाए गए हैं, पर वो इतने ज़्यादा गंभीर नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। जो भी हो, पर आज से कोविड-19 इस बीमारी के लिए जो वैक्सीन, इस देश में वैक्सीन, जो 2 वैक्सीन बनी है, उसका टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। खुशी की बात है। मैं इसलिए खुशी की बात कह रहा हूँ क्योंकि टीकाकरण जो की शुरुआत ये विश्व में काफ़ी अरसे से हो गई थी। भारत की बात की जाए तो भारत में काफ़ी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां आई थी, जैसे माता है, जैसे प्लेग है, जैसे टाइफाइड है, जैसे डिप्थीरिया है, जैसे मलेरिया है, इस प्रकार की कॉलरा है और टिटेनस जो है, मतलब धनुर्वात है। इस प्रकार के कितने ही गंभीर समस्या भारत में, गंभीर आज रोग भारत में जो है हमने यहाँ देखे हैं, भारत ने देखा है। भारत में के आज़ादी के पहले इंग्लैंड और यूरोप में बहुत सारे टीके निर्माण हो गए थे। वहाँ भी इस प्रकार के रोग थे, तो उनका आविष्कार भी वहाँ जल्दी हुआ था। जो टीका वहाँ लेते थे, फिर जो उसके बाद में भारत और दूसरे उपनिवेश के जो राष्ट्र थे, उसमें इंग्लैंड के उपनिवेश के जो राष्ट्र थे वहाँ आ जाता था। तो भारत में भी टीकाकरण की शुरुआत 17वीं या 18वीं शताब्दी से हो गई थी। वह ब्रिटिश सरकार ने भारत में भी जो गंभीर आजार थे, जैसे माता वगैरह का आजार जो था, उस पर टीका बनाया था और देना शुरू कर दिया था। उसके बाद में, आज़ादी के बाद में, सरकार ने, हमारी जो सरकार बनी अपनी, उस सरकार ने भी टीकाकरण की मुहिम को वो बनाए रखा और बच्चों से लेके
जो बुजुर्ग है, महिला पुरुष सबको जो टीके जो कारगर कारगर साबित हुए थे उनको एक प्रोग्राम के माध्यम से देना शुरू कर दिया था। आज नवजात बच्चों को जन्म से ही कई टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन दिए जाती है और ये देखा गया कि वो बहुत सारी जो टीके हैं वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है और इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में बच्चों के लिए टीके मुफ्त में दिए जाते हैं और जो भी कुछ जो वयस्क लोग हैं उनके लिए भी टीके मिलते हैं और कुछ कम दाम में कुछ ज़्यादा दाम में मिल जाते हैं। फिर जो कुत्ते काटते हैं उसका भी वैक्सीन है, जो सांप काटते हैं उसका भी वैक्सीन है, कुछ जानवर काटते हैं और उनके कारण जो रोग होते हैं उसके भी वैक्सीन जो है सब बनी हुई है। और सरकार ने अपना जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज़ादी के बाद में 30 साल बहुत ही गंभीरता से चलाया, जिसके नतीजे बहुत ही सकारात्मक रहे और कितने ही बच्चों को होने वाले जो रोग है वो कम हो गए। पोलियो जैसे आप देखेंगे, पोलियो का अब जो है करीब करीब नामो निशान मिट गया है, माता का नामो निशान मिट गया है। इस प्रकार के रोग जो है आते गए और वैक्सीनेशन के कारण हमारी इम्यूनिटी, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ी तो वो रोग भी ख़त्म हो गए। तो ये भी रोग है, हम जानते हैं कि ये भी रोग है, इसका भी वैक्सीनेशन के बनना चाहिए, पर बनने के साथ साथ वैक्सीनेशन देने के पहले इसकी गंभीरता से जांच होनी भी ज़रूरी है। उसके दुष्परिणाम नहीं होने चाहिए, नहीं तो हड़बड़ी में करोड़ों लोगों की जान खतरे में आ सकती है। और इसलिए हमको चूँकि आज कोविड-19 ये काफ़ी नियंत्रण में आ गया है, इम्यूनिटी लोगों की बढ़ी हुई है, इसलिए इतनी हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हम इसका टेस्ट, जो भी टेस्ट थे उसको और ज़्यादा करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। हमारा मानना है कि और भी टेस्ट होने चाहिए थे, उसके बाद में ये वैक्सीन आम जनता को देनी चाहिए थी। और यही नहीं तो विश्व में कई विकसित देश है, उन्होंने अच्छी वैक्सीन काफ़ी रिसर्च के बाद में बनाई है, उस वैक्सीन का भी हम उपयोग कर सकते थे या करना चाहिए, आज भी करना चाहिए। तो मैं तो ये वैक्सीनेशन के बारे में और बीमारी के बारे में आपको बताया है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, पर टेस्ट के बाद में होना चाहिए, उसके अच्छे रिजल्ट आने के बाद में होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आपने वैक्सीनेशन आज अभी कर लिया और बीमार हो गए और फिर 15 दिन के बाद में, महीना भर के बाद में आप किसी गंभीर समस्या से जो है गंभीर समस्या आपको निर्माण हो जाए, तो आपका ही केवल आप का स्वास्थ्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपके ऊपर में आपकी कई जिम्मेदारियां हैं, आपकी पूरी फैमिली है। तो ये फैमिली है, फिर आप ही अकेले अगर घर में कमाने वाले हो और आपको कुछ हो जाता है तो बहुत ही गंभीर समस्या समाज में निर्माण हो जाएगी। जो भी है, ये तो वैक्सीनेशन की शुरुआत अब सरकार कर चुकी है और उसको सरकार जब कोई काम करती है तो केवल हम लोग ये उसको क्या परिणाम हो सकते हैं ये कह सकते हैं, हम तो कोई रोक नहीं सकते हैं। पर हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जहाँ शारीरिक बीमारी के लिए इस देश में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम पिछले 30-40 सालों से लगातार चलते रहे हैं। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस के समय में। अभी इस जो मोदी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, पता नहीं ये क्या अच्छा काम कर पाएगी या नहीं, क्योंकि आपको सबसे पहले जनता का विश्वास जो है वो हासिल करना होता है और दुर्भाग्य से ये जो सरकार है ये विश्वास में बहुत कम उतर रही है। जनता का विश्वास जितना होना चाहिए उतना विश्वास नहीं दिखाई देता है। अभी अगर कोई झूठे वादे करके चुनकर आता है लोकशाही में और फिर वो जनता को दिए हुए वादे पूरा नहीं करता है और उल्टा जनता को ही लूटने की और देश को बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो उसे लोग पसंद नहीं करते हैं और ऐसी झूठी सरकार को
लोग झुटलर कहते हैं, जुटलर कहते हैं, हिटलर कहते हैं। इस प्रकार के कई नाम देने के बाद में आपको फिर से दोबारा आपका जो विश्वास प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है। सरकार फिर ऐसी सरकार को, झूठी सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहती है। दूसरी बात और भी गंभीर है, इससे भी ज़्यादा गंभीर है। ये तो हमारी शारीरिक जो भी बीमारियां हैं, इस पर का इसका इलाज तो हो जाएगा, वैक्सीनेशन है वो भी हो जाएगी, कुछ नए नए टीके निर्माण भी होंगे, नए एंटीजेन और क्या क्या डीएनए वगैरह वगैरह के ऊपर में संशोधन करके वैक्सीनेशन भी बन जाएंगे। कोई बात नहीं, बननी भी चाहिए। और ये तो लगातार निरंतर चलने वाली भी ये प्रक्रिया है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। यही नहीं, ये विश्व में सभी कंट्री में, सभी देशों में ये चल रहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन का, यूएनओ का भी प्रोग्राम है कि पूरे विश्व को वैक्सीनेशन होना चाहिए। सारे विश्व में बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। पोलियो का टीका है, जो बीसीजी का टीका है, कल कल जो इस प्रकार के कई टीके हैं जो लगते हैं, पूरे संसार में लगते हैं, भारत में भी लगते हैं। खुशी की बात है। तो पर जो बहुत ही दुख की बात ये है कि ये टीके तो हम शरीर को दे सकते हैं, बीमार को दे सकते हैं, पर समाज की बीमारी का क्या? इस बार भारत में तो सबसे बड़ी बीमारी है जातीयता है, जातिवाद है, वर्णवाद है, ऊंच नीच है, भेदाभेद है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण शाही है, ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है। और जो विदेशी जिसे कहते हैं, उसका इस देश पे विदेशी ब्राह्मण, उनका इस देश पर शासन है। तो ये सामाजिक बीमारी, राजकीय बीमारी और देश की बीमारी है। ये इस देश की बीमारी के लिए हमारे पास में क्या टीके हैं? संविधान ने जरूर कुछ काम किया है। संविधान ने ये वर्णभेद न माना जाए कहा है, जाति भेद न माना जाए कहा है, ऊंच नीच न माना जाए कहा है, पर कहने से तो कुछ नहीं हो जाता है। वस्तु स्थिति ये है कि आज भी जातिवाद है, आज भी वर्णवाद है, आज भी भेदाभेद है, आज भी विदेशी ब्राह्मण इस देश में राज कर रहे हैं। ब्रिटिश विदेशी थे, वो गए, दूसरे विदेशी ब्राह्मण वो राज कर रहे हैं। और ऐसा गलत राज कर रहे हैं कि यहाँ का जो 97% नेटिव समाज है, उसको ज़िंदगी उन्होंने बहुत ही कठिन कर दिया है। 3% केवल विदेशी ब्राह्मण इस देश पर राज कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से जो आज की सरकार है वो भी ब्राह्मणवादी है। तो ऐसे ही ब्राह्मणवादी सरकार और ब्राह्मण का राज चलेगा और झुटलरशाही आएगी, तो इस देश का कुछ वैक्सीन तो आप बना देंगे शरीर के लिए, पर समाज की जो बीमारी है, समाज में बीमारी जो चल रही है, देश में बीमारी चल रही है, राष्ट्र में बीमारी चल रही है, करप्शन की बीमारी है। करप्शन तो इतना बढ़ गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। काला धन तो बहुत ही है। अब कभी मोदी ने कहा था कि काला धन लाएंगे और हर एक एक नागरिक को 15-15 लाख रुपया देंगे। उसके बाद में उसी पार्टी के जो है प्रमुख ने कहा ये तो जुमला था। भाई, जुमले पे आप विश्वास क्यों करते हैं? अब जनता ये नहीं जानती है कि कौन से जुमले रहते हैं और कौन सी सच्चाई रहती है। बेचारे फंस जाते हैं, फंसने के बाद में वोट देते हैं, वोट देने के बाद में पछताते हैं। वैसे ही आज हुआ है। आज मैं जो कामगार में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, और किसान बहुत ही दुखी है, उसका कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। तो किसान दुखी है, बेरोजगार दुखी है, सुशिक्षित बेकार दुखी है, उसको रोजगारी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार का ये पूरा जो समाज है भारत में, भारत की पूरी 130 करोड़ की, या यूँ कहिए कि नॉन ब्राह्मण जो 125 करोड़ की आबादी है, वो परेशान है। तो इसका हल क्या निकलेगा? समाज में बुराइयां है, समाज में जो रोग है, सामाजिक रोग है, उसका हल क्या है? उसका हल हम कहते हैं कि नेटिव रूल है। नेटिव रूल आना चाहिए, नेटिव रूल आना चाहिए। जब तक नेटिव रूल नहीं आएगा, विदेशी रूल बना रहेगा, विदेशी लोग, विदेशी ब्राह्मण नेटिव लोगों का शोषण करते रहेंगे। कुछ 10-20 लोग होंगे जो एक प्रकार से पूंजीपति होंगे, और ये सारी पूंजीपति लोग ब्राह्मण लोगों के साथ में मिलकर इस देश का जो है शोषण करेंगे, इस देश के आम आदमी का शोषण करेंगे। तो हमको ये रोकना पड़ेगा। इसके लिए
तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग अलग है, इसको हमको बड़े इसको कहना पड़ेगा। हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक नहीं है, ये तो सच्चाई है। इसको जितने जल्दी नेटिव लोग हिंदू लोग माने उतना ही उनके लिए फ़ायदे का होगा और उनके हित का होगा। हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म इसलिए हम अलग अलग कह रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म में तो वेद है, वर्ण है, जाति है, ब्राह्मण है, ऊंच नीच है, जनेऊ है, होम हवन है और उनके भगवान हैं विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र और सोम और क्या क्या, और उनकी जो नैतिकता है वो भी बहुत ही नैतिकता बहुत ही निचली टाइप की है। तो ये ब्राह्मण जो वर्ण है, जो धर्म है, वेद और मनुस्मृति को लेकर चलने की उनकी जो आदत है, ये आदत जो है इस समाज के लिए बीमारी से कभी मुक्त नहीं करेगी। फिर दूसरा उपाय क्या है कि ब्राह्मण आने के पहले तो इस देश में धर्म था, वो हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म में वर्णवाद, जातिवाद, भेदभाव, ब्राह्मण, ऊंच नीच, ये सब कुछ नहीं था। वही धर्म कबीर ने अपने वाणी बीजक में बताया है। बीजक में ये जो जितना भी ब्राह्मण धर्म है उसको नकारा गया है। तो हिंदू को चाहिए कि वो अपना ये साफ साफ कहे कि हमारा धर्म अलग है, और उनके धर्म का, हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है वो है कबीर वाणी बीजक। अगर ये ऐसा नहीं कहेंगे तो मुझे लगता है कि हम कुछ शारीरिक वैक्सीनेशन को तो हम तैयार कर लेंगे, कुछ बीमारियों से हम बचेंगे भी, पर हम समाज की जो सबसे बड़ी बीमारी है वर्णवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद, इससे हम कभी नहीं बच पाएंगे। इससे बचना है तो हमको हिंदू धर्म अलग अलग है, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग है, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा। जनेऊ छोड़ो कहना पड़ेगा, जनेऊ तोड़ो कहना पड़ेगा। और जब तक हम वर्णवाद को मानने से इनकार नहीं करेंगे, जात को मानने से इनकार नहीं करेंगे, हम भले ही कुछ वैक्सीन लेके कुछ 50 साल जी ले, 100 साल भी जी ले, पर वो ज़िंदगी तो ज़िंदगी नहीं कही जाएंगी, क्योंकि वे आप जो है एक प्रकार की गुलाम की ज़िंदगी जीते रहेंगे। और मैं कहूँगा कि आपको गुलाम की ज़िंदगी नहीं जीनी है, इसलिए आपको वैक्सीनेशन दोनों स्थिति में आपको, एक तो शारीरिक और दूसरी सामाजिक, ये वैक्सीनेशन बने, ये आपको इस प्रकार का आपकी नीति होनी चाहिए। तो सर मैंने सामाजिक वैक्सीनेशन की जो बात की है वो है कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग अलग धर्म है। ब्राह्मण 3% है और गैर ब्राह्मण नेटिव हिंदू धर्मी वो जो है 97% है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण धर्म के अलावा जितने भी लोग हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो या धर्मांतरित मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, वो सभी गैर ब्राह्मण हिंदू है। हम हिंदू इसलिए कहते हैं कि हिंदू केवल एक धर्म ही नहीं, हिंदू एक नेटिविटी है, पहचान है इस देश के नागरिक की, नेटिव नागरिक की, मूल भारतीयों की। तो साथियों मैं इतना ही कहूँगा कि वैक्सीनेशन आप लीजिए, पर जो है आप संभाल के लीजिए। आप देखिए कि आपके ऊपर आपके कुटुंब की जवाबदारी है, और आप इसको लेने के बाद में अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और साथ साथ इस देश से ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण और ऊंच नीच, भेद वगैरह जो ख़त्म करना है, तो उसके लिए हिंदू धर्म का वैक्सीन, स्वतंत्र हिंदू धर्म का वैक्सीन भी आपको निर्माण करना है और उसको लेना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेटिव।